तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे और एटलीस्ट 2 वीडियोस लगेगी इसको एक्सप्लेन करने में। तो हम लोग जो फर्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग अभी आज समझेंगे एक तो रिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में और एक इरिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में। रिवर्सिबल, देखो हमें पता है कि इनहिबिटर होता क्या है। तो इनहिबिटर एक्चुअली एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि एंजाइम पे आके बाइंड करेगा और एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को बनने से रोकेगा। अब ये इनिबिशन जो कराता है इस प्रोसेस को, जिसको हम लोग इनिबिशन कहते हैं, ये 3 टाइप का होता है। रिवर्सिबल इनिबिशन होता है, इरिवर्सिबल इनिबिशन होता है और एलोस्टेरिक इनिबिशन होता है। रिवर्सिबल इनिबिशन जो है वो 2 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल के अंदर एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसमें सुसाइड इनिबिशन होता है और फिर आता है हमारा एलोस्टेरिक इनिबिशन। जो रिवर्सिबल इनिबिशन है उसमें इनहिबिटर और एंजाइम के बीच में नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनता है और जो इरिवर्सिबल है उसमें इनहिबिटर और एंजाइम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो चलो अब इसे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट क्या होती है। तो एक्टिव साइट वो पर्टिकुलर साइट होती है एंजाइम में जहाँ पर आके हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है और उसके बाद वहाँ पर आके वो नॉन कोवलेंटली अटैच होता है। नॉन कोवेलेंटी का मतलब एक वीक बॉन्ड बनेगा, जिससे कि क्योंकि उसे हमेशा तो सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ रहना नहीं है, उसे अपने आप का प्रोडक्ट भी बनाना है जो कि एंजाइम से अलग होना चाहिए। तो इसलिए वो वीक बॉन्ड बनाता है जो कि नॉन कोवेलेंट होता है। अब जो एक्टिव साइट होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक वो जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आके और बाइंड करेगा, और एक कैटालिटिक साइट होती है जहाँ पर को फैक्टर्स या फिर को एंजाइम्स जो होते हैं वो आके बाइंड करते हैं। अब इनके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोज में पढ़ रखा है। अब ये जो एक्टिव साइट होती है एक्चुअली वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि ये कि बहुत सारे लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो एक्टिव साइट है हमारी एक्चुअली हमारी फ्लेक्सिबल है। और ये जो अमीनो एसिड्स की लीनियर चेन होती है ये जनरली सेरीन की बनी होती है, यानी कि जो हमारा एक्टिव साइट है उसके अंदर अमीनो एसिड्स की लीनियर चेन है जो कि सीरीन की है। दीज आर द कैटालिटिक रेजिड्यूज। अब बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। तो इनहिबिटर वो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे किसी भी एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है और उसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी है उसको वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इनहिबिशन जो है 3 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं तो इनहिबिटर जो होता है रिवर्सिबल, यानी कि टूट भी सकता है, अगर बनाए तो टूटेगा। इनहिबिटर जो होगा वो एंजाइम के साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड करेगा। अब नॉन कोवेलेंटली से समझ आ गया कि वीक बॉन्ड बन रहा है। एंड द एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड इफ द इनहिबिटर इज रिमूव्ड। ये 2 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एज वेल एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव के अंदर एंजाइम जो है वो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है और इसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग। तो अगर डिफाइन करने के लिए तो बोलोगे ऐसा एंजाइम जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है। सो कॉम्पिटिटिव के अंदर एंजाइम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी इनहिबिटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट एनालॉग। इट विल बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड विल नॉट अंडरगो एनी कैटालाइसिस, मतलब कि वो सिर्फ बाइंड करेगा, वो आगे कोई प्रोसेस नहीं करेगा। दिस इनहिबिशन कुड बी ओवरकम बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ये जो इनहिबिटर है ये हट सकता है। सो द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर विल डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कंपटीशन, यानी कि अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा, और अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा देन आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बनेगा आगे। तो इससे हम लोगों को ये चीज़ समझ आई कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है रिएक्शन वो कैरी आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक प्लॉट बनता है, बर्क-लिनवीवर का ही प्लॉट है जिसमें हम लोग ये और ये रखते हैं। दिस इज और 1/v और यहाँ पर आपके पास 1/s चल रहा है। तो जब हमारे पास इनहिबिटर नहीं है तो नॉर्मली हमारे पास कुछ इस टाइप का आता है, ये वाला और ये वाला। लेकिन इनहिबिटर है तो लाइन थोड़ी ऐसी हो जाती है, इंक्लाइन पोजीशन में आ जाती है। अब ये -1/km बताऊँ क्या बोल रहा है, -1/km इज ट्राइंग टू से दैट आपका जो km है वो इंक्रीज हो गया व्हेन योर इनहिबिटर इज देयर। व्हाट डज इट मीन कि जब आपका इनहिबिटर बाइंड किया है एंजाइम के ऊपर, तो यानी कि अब आपको आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी, एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज नथिंग बट योर km। तो इसीलिए -1/km जो है वो 0 के पास आ गया। नाउ -1/km इज नथिंग बट km ओनली। तो km 0 के पास आया और ये km ज़्यादा नेगेटिव है, तो तुम ही सोचो अगर 0 के पास आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसीलिए इनहिबिशन के टाइम पे जब हमारे पास इनहिबिटर आ जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर,
तो उस टाइम पे -1/km की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करती है। So we can say that the Km will start increasing as we require more substrate now to overcome the effect of inhibition. एक एग्जांपल है इसका इथेनॉल। इथेनॉल जो है जनरली मिथेनॉल पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। अब मिथेनॉल इज़ एन इनहिबिटर, तो उसको हटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल का कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इथेनॉल कम्पीट किससे करेगा, मिथेनॉल के साथ फॉर एडीएच बाइंडिंग साइट के लिए। वैसे ही एंटीमेटाबोलाइट्स का एग्जांपल है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इनिबिटर जो है वो ना ही तो वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल भी नहीं करता है और ना ही वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, वो कोई दूसरी साइट पे बाइंड करता है जो कि एक्टिव साइट नहीं होती है। सो बेसिकली द इनिबिटर इज नॉट ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग, बट इट विल बाइंड टू द एंजाइम एट द साइट अदर देन वेयर द सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग। तो अगर उसने कोई दूसरी साइड पे बाइंड किया तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसका जो एंजाइम है उसका शेप चेंज हो जाएगा, और जैसे ही शेप चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो एंजाइम जो है उसका एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट विल डिक्रीज। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन थोड़ा सा खतरनाक है, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव में पढ़ा, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो तो आप ऑटोमेटिकली जो एंजाइम है उसको आप एक्टिव फिर से कर सकते हो। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में आप सबस्ट्रेट को कम करो ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंजाइम जो है अब उसकी एक्टिविटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो इससे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कभी रीच नहीं हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ ही नहीं पाएगी एंजाइम की। और Km जो होता है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इस प्लॉट में देखें आप तो -1/km इज़ कांस्टेंट एंड दिस Vmax जो है ये अलग अलग है। So this is when when there is no inhibitor and this is when there is an inhibitor. अगर हम लोग इसको मिकेलिस मेंटन के टर्म्स में समझें तो ये देखो, ये वाला जो है ये आपका आइडियल ग्राफ चलता है मिकेलिस मेंटन का। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था इसने एंजाइम की एफिशिएंसी को ही कम कर दिया, तो Vmax तो देखो इस प्लॉट में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, Vmax वुड नेवर बी रीच्ड, ये Vmax है ही नहीं, दिस इज़ द Vmax, और यहाँ पर कभी आ ही नहीं पाएगा। सेकेंडली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, आप उसको ज़्यादा भी करोगे कम भी करोगे देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। तो Km इज़ कांस्टेंट। तो देखो भले इस ग्राफ के लिए यू टेक द Km या फिर इस ग्राफ के लिए यू टेक द Km, द Km कम्स एट द सेम वैल्यू। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें Vmax तो सेम है, Vmax रीच कर जाएगा, लेकिन Km जो है वो सेम नहीं है। लेकिन इस वाले के अंदर क्या है, Vmax कभी रीच नहीं करेगा, जबकि जो Km है वो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन की। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन बेसिकली वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि कोवैलेंटली एंजाइम के साथ बाइंड करके और उसे पर्टिकुलरली हमेशा के लिए इनएक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडो एसीटेट जो है इट इज़ एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम लाइक पेपेन। तो एक और एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं, कोई भी एक ध्यान रखिए। फिर आता है हमारे पास सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन ऐसा टाइप का इनहिबिशन होता है जहाँ पर आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो आके एंजाइम पे बाइंड करता है और एंजाइम उसे और प्रमोट करता है कि वो आगे उस पर परमानेंट बाइंड हो जाए। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जहाँ पर पहले तो इनहिबिटर आके बाइंड करेगा रिवर्सिबली, लेकिन जो एंजाइम है वो इस तरीके से चेंज कर देता है उसे कि वो उससे और ज़्यादा टाइटली बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर तो एंजाइम खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है। फॉर एग्जाम्पल एन इनहिबिटर एलोप्यूरिनॉल। तो दिस इज़ एलोप्यूरिनॉल, और ये हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा था कि दिस इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो ये जो है सुसाइड इनहिबिशन का प्रोसेस करता है। तो जो हमारे टॉक्सिक एंड्स हैं जो कि हमारे गाउट को क्रिएट करते हैं उस रिसेप्टर से इसे बाइंड नहीं करने देता है और खुद जाके बाइंड हो जाता है।